नमस्कार, मैं आसमान शाह, मैक्स महाराष्ट्र हिंदी में आपका स्वागत है। आज हमारा मुद्दा ईवीएम बैन को लेकर उठ रहे सवालों को रूबरू करना है। ईवीएम को लेकर आए दिन देश में विरोध प्रदर्शन होते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में वहां के सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया और मांग कर रहे हैं कि पूरे देश में ईवीएम बैन होना चाहिए और देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जेएनयू के स्टूडेंट एक्टिविस्ट प्रमोद सागर जी। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी थैंक यू जी प्रमोद जी, ईवीएम को लेकर के पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और आप बतौर एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट के तौर पर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। क्या कुछ पूरा मामला है सर, बताइए पूरी विस्तार से हमारे दर्शकों को। एक्चुअली पूरा मामला है कि जी देश के तमाम हिस्सों से ईवीएम को जी लेकर सवाल उठते रहे हैं। जी जी ये 2014 से उठता रहा है, लेकिन जी कहीं न कहीं बोलते हैं कि बीजेपी ईवीएम के थ्रू जीत रही है। जी लेकिन कुछ स्टेट में कि नॉन बीजेपी गवर्नमेंट भी बनती है, तो कहीं न कहीं मुद्दा शांत हो जाता है कि अगर ऐसा है बीजेपी ईवीएम से छेड़खानी चल रही है ना, तो बाकी स्टेट में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट कैसे बन रही है। तो अब रही बात विरोध की, तो विरोध कि बाकी देशों में भी बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। केवल इंडिया ही है, सबसे बड़ा लोकतंत्र देश होने के बावजूद भी ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं। और जी काफ़ी लोगों का मानना है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है, लेकिन कई एक्सपर्टों ने हैक करके दिखाया भी है। अब इसमें कितनी सत्यता है, कितना ईवीएम बैन हो पाएगा, इसके लिए हमें लार्जर एक मूवमेंट चाहिए, जिसमें क्योंकि विपक्ष भी साथ में होना चाहिए। क्योंकि जी विपक्ष भी कहीं न कहीं आता है, उन पे भी एक सवाल उठता है कि जब आप जीतते हो, विपक्ष आते हो, तो ईवीएम पे सवाल नहीं उठाते। जहाँ-जहाँ आप हारते हो, तो ईवीएम पे सवाल से उठाते हो। तो ये कहीं न कहीं सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी सवाल बन जाता है। जी तो ये विरोध है, चलता रहेगा, लेकिन जब तक इसमें लार्जर रूप से लोग शामिल नहीं होंगे, तो हमको नहीं लगता कि ये सक्सेस होगा, क्योंकि मुद्दे पे आवाज़ उठती रहेगी जगह-जगह पे। तो सर, आपके इस विरोध प्रदर्शन में किन किन राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है? विपक्ष में काफ़ी बेसिकली एक्टिविस्ट ही हैं इसमें। बेसिकली सोशल जो एक्टिविस्ट हैं, सोशल ऑर्गेनाइज़ेशन हैं। बेसिकली जी कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, इसका कोई ऐसा मूवमेंट अभी तक शायद नहीं, अभी तक देखने को नहीं मिला है। क्योंकि अगर वो पिछली बार भी 14 के इलेक्शन के बाद भी ईवीएम से लगातार सवाल उठते रहे। 14 के बाद 19 के इलेक्शन में भी आते हैं, बीजेपी को भारी बहुमत मिलता है, तो लोग लोकसभा में सवाल उठाते हैं। लेकिन वहीं अगर विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो कहीं न कहीं 3-4 सीट में कांग्रेस को भी जीत मिलती है। जी तो जो ईवीएम पे जो सवाल उठ रहा होता है, कहीं न कहीं दब जाता है। तो जब तक हम प्रॉपर तरीके से प्रूव नहीं हो पाए कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है या बदलाव क्यों ज़रूरी है, जब तक सब साथ में नहीं आएँगे, तो मुझे ये मुश्किल लगता है कि लेकिन इलेक्शन कमीशन तो कहता है कि ईवीएम पूरी तरह से निष्पक्ष है। अभी आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन खुद जनता के बीच जाकर के ईवीएम की निष्पक्षता को लेकर के लाइव तौर पर दिखा रहा है सर। तो फिर आप कैसे कह हुँ। सकते हैं कि ईवीएम में कुछ खामियां हैं जिससे कि इसको बैन करना चाहिए? देखो, मैं ये नहीं कह सकता कि ईवीएम में खामियाँ हैं, इलेक्शन कमीशन दिखा रहा है, जी उसकी अपनी वो इंटीग्रिटी है, तो उस पे हम सवाल नहीं करें। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि कोई भी टेक्निकल डिवाइस को हैक नहीं किया जा सकता है। जी तो क्योंकि आज हमारे फ़ोन, लैपटॉप एवरीथिंग चीज़ें हैक हो सकती है, तो ईवीएम क्या ही है। अगर जी इलेक्शन कमीशन दिखा रहा है, दावे कर रहा है, तो कहीं न कहीं उसमें भी सच्चाई हो सकती है, क्योंकि वो चुनाव वही कराता है। जी तो ये दावे कुछ सामने भी आए हैं, कई जगह ईवीएम पकड़ी भी गई, कुछ जगह ट्रायल भी हुआ है, वीडियो भी सामने आए। उस बेस पे कई सोशल ऑर्गनाइज़ेशन हैं, वो उठ जी खड़े हुए कहीं न कहीं कि इस ईवीएम में हैक किया जा रहा है। ये जी रिसेंटली हमारे डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ट्रायल हुआ था, तो ईवीएम तुरंत बदल दी गई थी। जी तो उन्होंने बोला लेकिन कि ईवीएम है। हुँ। जी लेकिन जब ईवीएम को लेकर विपक्ष सवाल करता है तो फिर सरकार कहती है कि अपनी हार पचा नहीं पाई। जी हाँ, वही वही मेरा कहने का मतलब है कि जब हारता है, जैसे कि
अब लोकसभा का चुनाव देखिए तो 14 से लेकर के क्लीन स्वीप जी किया है बीजेपी ने, 19 में भी क्लीन स्वीप किया है विपक्ष को, इवन विपक्ष के पास विपक्ष में बैठने के लिए सीट नहीं बची। वही अगर विधानसभा का चुनाव देखोगे तो वो कहीं न कहीं बैलेंस हुआ है। जैसे कर्नाटका में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए और हैं तो यहाँ नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बनी है, तो वहाँ कहीं न कहीं साइलेंट हो जाते हैं। आइदर ये जी टैक्टिक कह सकते हैं कि एक साइड में हम दिखा दो कि हम बैलेंस हैं, एक साइड से चीज़ें तो हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में, कि कोई ठोस चीज़ नहीं कि ईवीएम हैक हो रहा है या नहीं हो रहा है, जब तक ठोस कोई सबूत सामने नहीं आ जाए। लेकिन सरकार तो कहती है कि ईवीएम के बजाय अगर बैलेट पेपर से किया जाए तो उसमें ज्यादा खर्चा आएगा देखो और टाइम भी बहुत सरकार ज्यादा लगेगा। जी सरकार कहती है सरकार वो भी अगर किसी जिले का नामकरण करते हैं उसमें भी बहुत सारा खर्चा है कि छोटे से लेकर सारे डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करना पड़ता है। जब सारे और भी चीजें हैं मंदिर बन सकता है और डॉक्यूमेंट जैसे कि इतना स्टेट का सॉरी डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज हुआ है उसमें खर्चा नहीं आया। तो जी वजह कुछ और भी हो सकती है, खर्चे का सिर्फ एक बहाना होता है। अगर सर सरकार की आपसे मंशा है तो करा सकती है। जी सर सरकार जी आपने देखा होगा कि अभी सीए का विरोध प्रदर्शन मुसलमानों ने किया, लेकिन सरकार उस मामले में जरा सा भी ठस से मस नहीं हुई। किसान हम्म आंदोलन हुआ, किसानों ने करीब साल भर से ज्यादा विरोध प्रदर्शन किया, तब जाकर के सरकार किसानों के सामने झुकी। लेकिन आप अब ईवीएम को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको कितना उम्मीद है कि ये सरकार जो अपने आप को कहती है कि हम पूरी तरह से फुल मेजोरिटी में है, ये आपके मांग को देखो पूरी करेगी? जी, एक्चुअली सरकार के जहाँ तक झुकने का सवाल है, हाँ क्योंकि अगर आप एक गवर्नमेंट देखो जो फुल मेजॉरिटी में आई है, एक कोलिशन गवर्नमेंट देख सकते हो जी कि कोलिशन में क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्टी का सपोर्ट होता है, तो सबका सपोर्ट गेन करना ज़रूरी होता है। तो वहाँ जी सरकार झुकने मजबूर भी है, लेकिन जहाँ एकदम से मेजॉरिटी में सरकार है, तो तो हाँ, जी जहाँ मेजॉरिटी में सरकार है, तो वहाँ झुकने के चांस सॉरी कम हो जाता है। रही बात किसान मूवमेंट की, किसान मूवमेंट एक लार्जर एक तबका था कि जाट तबका था कि उन्हें पता है बीजेपी को नुकसान होने वाला है। जी वहाँ बीजेपी झुक गई थी। लेकिन जी अगर वही शाहीन बाग अदर पे देख लीजिए तो उन्हें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब एक पॉलिटिकल लॉस होने वाला नहीं है। तो सरकार बेसिकली पॉलिटिकल गेन और पॉलिटिकल जो लॉस की देखती है बारे में। किसान मूवमेंट में यही वजह थी कि वो पूरा एक जाट वाला वो था कि ऐसे नहीं एक वोट बैंक खिसक जाएगा, उन्हें सरकार बनाने में काफ़ी दिक्कतें आ जाएँगी। तो ये भी एक सर कारण रहा। जी जेएनयू में इलेक्शन होने वाला है, तो फिर आपकी क्या तैयारियां चल रही है सर, और किन किन मुद्दों पर आप स्टूडेंट के बीच जाएंगे जिससे कि आप आपको आपकी चुनावी नैया पार हो जाए? देखो मैं बापसा को रिप्रेजेंट करता हूँ, बापसा जो जी बिरसा फुले स्टूडेंट एसोसिएशन। ये जी बेसिकली ऑप्रेस्ड यूनिटी की बात करता है, ये मार्जिनल सेक्शन के मुद्दे को उठाता है। शुरू से लेफ्ट और राइट जहाँ रहा है, लेफ्ट ने अपने तरीके से चीज़ें अप्रोप्रिएट की हैं, राइट ने अपने तरीके से की है। इन दोनों बाइनरी के बीच में हमारे बहुजन आइकन, हमारे बहुजन स्टूडेंट के मुद्दे गायब हो जाते हैं। जैसे कि सीट कट होता है, बाय-बाय बॉस में डिस्क्रिमिनेशन होता है, हमारे स्टूडेंट को 1-2 नंबर मिलते हैं। बाकी यहाँ उनको मेरिट बोलते हैं कि आप नॉन मेरिटोरियस है, स्लर यूज़ किए जाते हैं। उन सारे चीज़ों को लेके बापसा खड़ा रहा है। तो उन्हीं को मुद्दों को लेके वापस एक अनबिटकाइट वॉइस, फेयरलेस, एक ऑपरेस यूनिटी की बात करता है, जिसमें क्या है कि अपनी बात हम खुद कहने में सक्षम हैं, किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। अभी से लेफ्ट यूनिटी उसमें पावर में रहा है, लेकिन हमारे सिर्फ एज़ अ टोकन यूज़ किया है, सिर्फ वोट के लिए। लेकिन एक्चुअल में चीज़ें हमारे साथ काम नहीं है, हमको लीडरशिप के लिए रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। हमारे जो रिज़र्वेशन का मुद्दा है, वो कभी नहीं उठा है। तो जेन्युइन इश्यू हैं, जो अफ़ेक्ट करते हैं हमारे मार्जिनल कम्युनिटी के लिए, उन पे हम काम करते हैं। उन्हीं को लेकर के हम तैयारी कर रहे हैं। ओके सर, आप जेएनयू के स्टूडेंट हैं, जेएनयू को लेकर हुँ। के आपने सुना होगा कि उसकी जो उसकी इमेज को कुछ लोग कुछ धूमिल करने का काम करते हैं सर। कहते हैं कि वहां पे एंटी नेशनल्स और ना जाने किन किन बातों को लेकर के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के इमेज को खराब करने का काम किया जाता है। क्या वहां पर इस तरह से तत्व रहते हैं जिस तरह से बात लोग कहते देखो, हैं? एक इकबाल का शेर है कि है कुछ बात की हस्ती मिटती नहीं हमारी। वही हालत जेएनयू का है। देख कितना भी विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद भी
जेएनयू अपनी काफी रैंकिंग में बना हुआ है, आज भी इंडिया की टॉप रैंकिंग में आती है। तो दूसरी बात, विरोध उसी चीज़ का होता है जिसमें कुछ होता है, मतलब हर किसी का विरोध नहीं होता, बाकी यूनिवर्सिटी का विरोध नहीं होता कि जेएनयू खड़ा रहा है अपने चीज़ें के लिए, और जी जेएनयू एक धारा के विपरीत दिशा में मैंने काम किया है। मतलब जी सीधे हाँ में हाँ नहीं मिलाया है जेएनयू, हमने वहाँ क्वेश्चन किया है। चाहे सरकार सेंटर जी में किसी की, चाहे कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, जेएनयू हमेशा अपने मुद्दों को लेकर खड़ा रहा है। तो जानते हैं जो खड़ा रहता है वो चुभता है चीज़ें। इसलिए धूमिल करने वाले कौन हैं? जिनके जो जिनका एडमिशन नहीं हो पा रहा, जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उन्हें जेएनयू से कोई मतलब नहीं है, वही धूमिल करते हैं। जो उनका जी काम है, लेकिन कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रितु सिंह का विरोध प्रदर्शन चल रहा है और वो मांग कर रही हैं हुँ। कि मुझे नौकरी नहीं, मुझे न्याय चाहिए। तो उनका जो न्याय मिलने का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है वो कहां तक अभी तक चला? देखो रितु सिंह का दयाल सिंह कॉलेज में वो प्रोफेसर थी। तो जी उनको क्या है कि बिना नोटिस के, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये काफ़ी एक्टिव है, सोशली काफ़ी एक्टिव है, तो उन्होंने जी बिना उसको नोटिस दिए कि उनका जो डिपार्टमेंट के हेड थे, प्रिंसिपल ने उनको निकाल दिया था। जी कि और तो उन्होंने पूछा सवाल कि मुझे क्यों निकाला बिना नोटिस के? क्योंकि उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक पीरियड के लिए, उनको उस पीरियड से पहले निकाल दिया। लेकिन जब विरोध करती हैं तो गेट के सामने तो उनको हटा दिया जाता है। उसके बाद उनको वो केस फाइल करती हैं, तो क्या होता है कि ये स्टूडेंट का 25 या 35 स्टूडेंट का साइन करवाते हैं। बोलते हैं कि स्टूडेंट से मना, ये कैपेबल नहीं है, मतलब स्टूडेंट का। लेकिन जब वो चेक करती हैं, उन स्टूडेंट को उन्होंने पढ़ाया ही नहीं होता है। वो जी फेक स्टूडेंट होते हैं, वो उस कॉलेज के भी स्टूडेंट नहीं रहते। तो उन्होंने केस किया, तो उन्होंने बोला कि हमें जिस तरह से डिस्क्रिमिनेटिव पोस्ट से हटाया गया है, इसी वजह से हमारे जाति वजह से हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, उसको हम जस्टिस के लिए लड़ेंगे। तो काफ़ी दिनों से डीयू में जो वो उनका धरना है, वो अभी भी वो प्रोटेस्ट कर रही हैं प्रॉपर तरीके से, जब तक उनकी माँग है कि जो उनका जो प्रिंसिपल है उसके उसको गिरफ्तार किया, उस पे प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए। कहने को जो जी चार्जेस फाइट की थी, रितु सिंह ने प्रॉपर डिफेंड किया है, प्रॉपर एविडेंस दिए हैं। लेकिन सारे एविडेंस होने के बावजूद रितु को न्याय नहीं मिला है। लेकिन उसके खिलाफ प्रिंसिपल का इतना सोशल कनेक्शन काफ़ी अच्छा है, पॉलिटिकल भी कनेक्शन है, इसलिए वो गिरफ्तार नहीं हो पाए। तो उनकी डिमांड यही है कि हमारे साथ न्याय आखिर में आपसे कीजिए। सवाल करना चाहूंगा सर, आखिर में आपको आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि एक बतौर युवा नेता के तौर पर कि युवाओं को राजनीति में आनी चाहिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को सर, युवाओं को लेकर? देखिए, युवाओं का यही है कि ज़्यादातर युवा है कि ये वही मैसेज देते हैं कि राजनीति गंदी चीज़ होती है, राजनीति में नहीं आना चाहिए। वही देते हैं जो राजनीति में ऑलरेडी हैं। इनके नेताओं के बच्चे अपने राजनीति में हैं, लेकिन युवा कुछ ऐसे हैं कि राजनीति की गंदगी भी साफ करनी होती है उनको। तो ऐसे सजग लोग हैं जो मुद्दों को लेकर काफ़ी जानकार हैं, जो राजनीति में जो गंदगी है, वो साफ करने के लिए हमें अच्छे लोगों की आने की ज़रूरत है। जो मुझे लगता है कि उनको किनारा नहीं करना चाहिए, उन्हें बढ़-चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। कि सिर्फ़ जी न्यूज़पेपर बैठ के पढ़ना कि गंदा हो रहा है, ये कर रही सरकार, वो कर रही है, हमें उसमें उतरना पड़ेगा। बिना उतरे जी गटर की सफाई नहीं होती, सिर्फ़ कहने से नहीं होती, हमें उस पे उतरना भी पड़ेगा। ओके सर, चैनल को समय देने के लिए धन्यवाद सर। तो ये थे जेएनयू से स्टूडेंट एक्टिविस्ट प्रमोद सागर जी, जो हमें जेएनयू में किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है ईवीएम को लेकर के विस्तार से जानकारी दे रहे थे, और रितु सिंह मामले को लेकर के हमें उन्होंने कुछ हिंट दिए। तो ऐसे ही मैक्स महाराष्ट्र हिंदी को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।